हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। यार देखो, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, लोगों की कॉल आ रही थी और कमेंट में भी आप पूछ रहे थे कि सर जो है पाइथन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। पाइथन के लिए कम समय में हम कैसे तैयारी करें, और जो भी लोग जो गेस्ट पेपर वगैरह दे रहे हैं वो पेड है और आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। तो उसी को सोचते हुए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर को देखते हुए और मैं देख रहा था कि मिलेट जो है किन तरह के टॉपिक्स को ज्यादा प्रिफर कर रहा है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। तो मेरे पास ये जो है पूरा 25 क्वेश्चन का सीरीज है और इस 25 क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज के थ्रू हम लोगों ने हमारी टीम ने मिलकर के इसको प्रिपेयर किया क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको आंसर भी लिखना सिखाएंगे कि आंसर आपको कैसे लिखना है। मैं हिंदी में भी कुछ आंसर करते चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो नोट्स है उस नोट्स में भी आंसर, ये सारे आंसर मेंशन है। चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट डिफरेंस एमंग कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। क्या कह रहा है? राइट डिफरेंस एमंग कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। यानी कि आप डिफरेंस बताइए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच का डिफरेंस बताना है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जो है इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में डिफरेंस बनाना है। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप देखें तो मेरी पहली दूसरी क्लास में ये आंसर मैं अक्सर किया करता हूं, इसको मैं बताया करता हूं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जो है जाए हमारी पहली या दूसरे नंबर वाली वीडियो देख ले, उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन और डीपली मिल जाएगा। आज यहां पर हम आपको सीधे इसका आंसर करना सिखाएंगे। तो चलिए हम जो है यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम सिंपली एक काम करते हैं, चलते हैं और इसका आंसर हम आपको लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखना सीखेंगे, इसको हम लोग आंसर करेंगे और इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर हमको इसका आंसर लिखना। आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, आंसर भी मैं आपको इसका दे दूंगा। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में डिफरेंस हमको बताना है। तो हम इधर लिख लेते हैं कंपाइलर, इधर क्या लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं कंपाइलर, इधर लिख लेंगे अपना कंपाइलर, लिख लेंगे हम कंपाइलर। इसके बाद हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर पर इंटरप्रेटर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा असेंबलर। ऐसे हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो ऐसे हमने यहां पर तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे और इसको हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहां पे आंसर करना है। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा दोस्तों। आपको पहला पॉइंट ऐसे लिख देना है यहां पर, क्या कि सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, दैट कन्वर्ट सॉफ्टवेयर जो कि बदले, क्या करे, जो बदले रिटन इन, ऐसे प्रोग्राम को बदले, कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करे, मशीन लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो इंटरप्रेटर में क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करे, सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट, ये भी सेम ही काम करता है, दैट ट्रांसलेट क्या,
हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे असेंबलर की। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट क्या करे, जो कन्वर्ट करे किसको, असेंबली लेवल लैंग्वेज को, दैट कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या आप यहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें लिखेंगे कन्वर्ट, क्या करता है, कन्वर्ट होल हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन एट ए टाइम। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्ट हाई लेवल टू लो लाइन बाय लाइन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा है तो कंपाइलर उन सारे कोड को एक साथ उसको जो है ट्रांसलेट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन यहां पर ट्रांसलेट करने वाला है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। अगला है, ये क्या करेगा, अगर बात करें असेंबलर की, कन्वर्ट करते हैं असेंबली को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और यूज्ड बाय, इसको लिख देंगे यूज्ड बाय असेंबली लेवल लैंग्वेज। किसके द्वारा यूज किया जाता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब इतना लिखेंगे, आपको आराम से, अगर ये 7 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको आंसर इस तरह से कर सकते हैं और इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है इसका आंसर करना होता है, ऐसे ही इसका आप आंसर लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हमने कुछ आपको बेसिक चीजें बताई, इसके बारे में आपको बताया। हम देखेंगे कि हमारा अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एल्गोरिथम, क्या कह रहा है, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड इट्स फीचर। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और इसके फीचर। तो इसके पहले हमने आंसर लिख के रखा है, हमारे नोट्स में है, तो नोट्स को हम ओपन कर लेंगे यहां पर, और नोट्स से आपको आंसर मैं दिखाना चाहूंगा कि आप वहां से ही अपना जो है आंसर देख ले। तो बस मुझे तो आप यहां पर देख सकते हैं एल्गोरिथम के बारे में, यहां पर है एल्गोरिथम का मतलब सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन वेल डिफाइंड मैनर। यानी इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या को हल करने का स्टेप बाय स्टेप, यानी नियमवार तरीका क्या कहलाता है, नियमवार तरीका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम, किसी भी गिवन प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अगला पॉइंट है एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, क्योंकि ये किसी समस्या को हल करने के बारे में बताता है, उसका नियम बताता है। अब वो कैसा नियम है इसके बारे में नहीं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है,
तो ये बेसिक इसके अंदर बात है। अगला पॉइंट इसके अंदर है, दिस इज वे ऑफ राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसके बारे में एनालिसिस करना कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे काम करेगा, इसके लिए ये यहां पर यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अगर हम यहां पर जो है फिर से देखें, उसमें हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस जो थे उसको हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस और थे। और भी जो क्वेश्चंस थे उसको हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास और जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे। अगला क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था, क्या था? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। क्या था क्वेश्चन आप यहां देखें स्क्रीन पर, क्या है? राइट डिफरेंस, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अब ये देखो, इसमें एक चीज और है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में एक चीज और है, एंड इट्स फीचर। तो एल्गोरिथम के बारे में तो आपने लिखा, लेकिन आपको एल्गोरिथम के फीचर भी लिखने पड़ेंगे। तो एल्गोरिथम के फीचर क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। फीचर ऑफ एल्गोरिथम क्या है? तो अगर बात करें एल्गोरिथम के फीचर की, तो एल्गोरिथम की ये कुछ फीचर है। फीचर ऑफ एल्गोरिथम क्या है? पहला है द इनपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड। जो इनपुट हो वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, एकदम वैलिड होना चाहिए, साफ साफ पता चलना चाहिए। द आउटपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड, मतलब इनपुट और आउटपुट जो भी चीजें आप एल्गोरिथम में लिख रहे हैं, जैसे कोई भी समस्या है उसको हल करने का जो नियम होगा, जैसे मैं बताया था इसको एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपको कॉफी बनानी है, तो कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लेते हैं? एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें आप कॉफी बनाएंगे, है ना? आप क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे जिसमें आप कॉफी बनाएंगे। तो अब उसमें क्या होगा, वहां पर अगर आप कोई बर्तन लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप वही हो गया कि आपने बर्तन वहां पर चूज किया, है ना? तो आपने या कोई पैन लिया या कोई भी पॉट लिया, तो पहला स्टेप हो गया। तो ये इसके बाद आपने दूसरा चीज क्या किया, उसमें जो है कॉफी के लिए आपने मिल्क वहां पर लिया। तो अब ये क्या हुआ, ये इनपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट एकदम स्पेसिफाई होना चाहिए। थर्ड पॉइंट डेफिनेटनेस, यानी जो भी चीजें लिखे वो डिफाइन होनी चाहिए, वो एक वैलिड होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी चीज के अंत के बारे में पता नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं i इज लेस देन 5, अब ये i छोटा है 5 से। अब ये बात अगर कहें आपसे, तो आप बताइए कि i का मान क्या आपको पता है? i क्या है, क्या आपको पता है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो पता ही नहीं कि i क्या है। तो अब यहां पर हमको ये बड़ा कंफ्यूजन देगा, तो इसलिए i की एक वैल्यू होगी, तो डेफिनेटनेस ये कहलाएगा। अगला है इफेक्टिवनेस, यानी जो आपका एल्गोरिथम हो, आपका एल्गोरिथम इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और आपका ये जो रिजल्ट, ये प्रॉपर रिजल्ट देना चाहिए। इसके बाद क्या है? फाइनाइटनेस, यानी किसी चीज की शुरुआत और अंत के बारे में, शुरुआत और अंत के बारे में पता होना चाहिए। शुरुआत और अंत के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज ऐसे याद रखना, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। तो पहला, द इनपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड, आउटपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस और फाइनाइटनेस। तो ये आपको लिखना है। पहले आप इसको लिखेंगे, इस वाले आंसर को, इसको लिखिएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले आंसर को यहां पर लिख देना। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। यानी क्या करना है आपको फ्लो चार्ट बनाना है। क्या करना है आपको? फ्लो चार्ट बनाना है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। तो अब इसको हम कैसे यहां पर सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़ें, जैसे ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। अब
इससे आपको रिजल्ट पता चल रहा है। क्या रिजल्ट पता चल रहा है? इससे रिजल्ट ये पता चल रहा है कि हमको एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए काम में आए। तो सबसे पहले तो फ्लो चार्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि आखिर फ्लो चार्ट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जानने के लिए आपको चलना होगा मेरी नोट्स पर, और नोट्स के अंदर हमने यहां पर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन बताई हुई है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है इसको हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट ही क्या होता है। तो देखो, फ्लो चार्ट को समझने के लिए हमारे पास नोट्स में ये चीजें मेंशन है, जो विंटेक की नोट्स है उसमें ये चीजें मेंशन है, देख सकते हैं आप यहां पर। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को हल करते समय जितनी भी आप लॉजिकल स्टेप को फॉलो करते हैं वही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। जब उसका पिक्चर बनाते हो, आप उसकी एक इमेज बनाते हो, वही क्या कहलाता है? वही आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कर रहा है? फ्लो चार्ट यूज सिंपल जियोमेट्रिक स्टेप्स टू डेपिक्ट प्रोसेस एंड एरो टू शो रिलेशनशिप एंड प्रोसेस डेटा फ्लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो उस समस्या को हल करने में जो भी चीजें आएंगी, जितने भी स्टेप्स होंगे, उन सारे स्टेप्स को एज ए इमेज के फॉर्म में ये शो करता है। पहला क्वेश्चन है, पहला देखो, ये वाला जो सिंबल है ये स्टार्ट स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला स्टेप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही जो है आपके पास एक पैरेललोग्राम बना हो, यानी समांतर चतुर्भुज बना हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर एक वर्ग बना हो, आपके पास एक रेक्टेंगल बना हो, यानी कि एक आयत बना हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम जो है प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई कंडीशन है उसका जो है रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस क्या करता है? कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन का क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक रास्ते हैं तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक इधर का और एक इधर का। तो दोनों में डिसीजन लेना पड़ेगा ना। जब ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, लॉजिक्स हमको लगाने होते हैं, तो उसके लिए डिसीजन बॉक्स का यूज किया जाता है और उसके लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि अगर हमको जो है किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना हो तो कैसे हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करने के लिए हमने बताया आपको स्टार्ट बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे क्या? स्टार्ट। फिर क्या करना है? आपको यहां पर आना है, आपको एक इनपुट बॉक्स बनाना है, और मैंने बताया था इनपुट बॉक्स के लिए आपको समांतर चतुर्भुज या जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और इसमें आप लिख देना है इनपुट n, यानी जिस नंबर का आपको टेबल प्रिंट करना है वो वाला इनपुट ले लो। इसके बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में एक काउंटर लगा देना है। आपको लिखना है काउंटर। आपको लिखना क्या है यहां पर लिखना है काउंटर इक्वल टू 1, ऐसे लिख देना है। इसके बाद फिर क्या करना है? आपको अगले स्टेप में यहां देखो डिसीजन लेना है कि अगर हमारी जो है काउंटर की वैल्यू, अगर अभी समझ जाओगे कि काउंटर क्या है, अब यहां पर लिखोगे काउंटर की वैल्यू अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो 10 के, तो क्या करो? ट्रू। तो यहां लिख दो ट्रू। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है आपको इस तरह से आउटपुट है ना, n इंटू काउंटर। आपको लिखना क्या है? आउटपुट n इंटू काउंटर। इसके बाद क्या लिखना है? आपको लिखना है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और यहां पे आके इसको स्टॉप कर देना है।
इस तरह से आपको अपना जो है फ्लो चार्ट बनाना। अच्छा, ये फ्लो चार्ट कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया, इनपुट लिया कि किस नंबर का आप टेबल प्रिंट करना चाहते हो। फिर अगले स्टेप में आए, काउंटर इक्वल टू 1, यानी कि किसी का भी टेबल प्रिंट करते हो तो ऐसे ही ना लिखते हो 2 1s are 2, 2 1s are 2, ऐसे ही ना लिखते हो। और फिर क्या लिखते हो, 2 2s are 4, है ना, ऐसे ही लिखते हो। तो ये क्या है, ये एक तरह का, ये तो काउंटर ही है ना, एक बार वैल्यू हर बार बढ़ रही है, तो हमने लिखा काउंटर इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है। और कब तक करना है, जब तक ये काउंटर की वैल्यू 10 ना हो जाए, तो 10 तक करना है। तो यहां पर इसीलिए लिखा काउंटर की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या तो 10 के बराबर हो, यानी हमने क्या लिखा, हमने लिखा काउंटर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, काउंटर इज लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर हमने क्या लिखा यहां पर, हमने यहां पर लिख दिया ट्रू, यानी अगर ये रिजल्ट ट्रू हुआ, काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर हुई, ट्रू हुआ, तो क्या है ना, आउटपुट आपको क्या दे देगा, आउटपुट में जो है यहां पर आउटपुट आ जाएगा n इंटू काउंटर, यानी जो संख्या आपने डाली थी जिसका टेबल निकालना है और काउंटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, यही आउटपुट होगा। और फिर क्या कर रहा है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, इतना सब करने के बाद काउंटर की वैल्यू एक एक करके बढ़ा दो, तो ओवरऑल आपका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे ही लिखना है इसमें आंसर। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंटरप्रेटर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पाइथन में इंटरप्रेटर क्या है और इसमें हम प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो देखो, ये पाइथन में जो है प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए हम समझ लेते हैं कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था गाइडो वॉन रॉसम नाम के साइंटिस्ट ने, गाइडो वॉन रॉसम नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने, गाइडो वॉन रॉसम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, पाइथन को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1991 में। तो ये सारी चीजें आप पहले लिख देना। इसके बाद पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में लिखना। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन में इंटरप्रेटिव बेस्ड है। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटिव बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर इसमें जो है इंटरप्रेशन होता है, इंटरप्रेटिव होता है ये। तो इंटरनल वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो पाइथन जनरल पर्पस के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की जाए तो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और है, जावा, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन जो होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल को यूज करता है। पाइथन क्या करता है, पाइथन मॉड्यूल को यूज करता है। तो जो पाइथन का कोड होता है वो, उसमें एक सिंटैक्स चेकर बोल सकते हो, सिंटैक्स चेकर, सिंटैक्स चेकर एंड ट्रांसलेटर लगा होता है, जो क्या करता है, उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जो बाइट कोड होता है, जो बाइट कोड होता है उसमें हम यूजर जो है, यूजर जो इनपुट देता है, उस इनपुट के हिसाब से पाइथन की जो वर्चुअल मशीन होती है, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो क्या करती है, वो रिजल्ट देती है। अब ये जो कहानी है इसको आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991 बाय गाइडो वॉन रॉसम, यानी पाइथन का विकास 1991 में गाइडो वॉन रॉसम नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यह एक तरह की उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, साथ ही साथ और क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और क्या लिखोगे,
और लिखोगे जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं जो एप्लीकेशन किसी भी कंप्यूटर, मशीन, मोबाइल, छोटी डिवाइस, बड़ी डिवाइस किसी पे भी चले, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते क्या है, उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। तो पाइथन में किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगले पॉइंट पे आना है आपको और लिखना क्या है, ये वाला फिगर ड्रॉ करना है कि जो पाइथन का कोड होता है, पाइथन जो कोड होता है वो सिंटैक्स, यहां पर सबसे पहले चेक होता है, सिंटैक्स चेकर लगा होता है जो सिंटैक्स को चेक करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं। इसके बाद क्या होता है, ये कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और जो बाइट कोड होता है, बाइट कोड में जब ये कन्वर्ट होता है, जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो जो यूजर का इनपुट होता है उसके हिसाब से ये आउटपुट आता है। यानी हमने बताया था कि जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, इसके बाद जो यूजर का इनपुट होता है उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाई देता है। तो आपने देखा इस तरह से यहां पर ये काम करता है। इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखेंगे पहले दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर विद एग्जांपल इन पाइथन। आपको क्या कह रहा है, डेटा टाइप के साथ साथ ऑपरेटर्स भी पूछ दिया है। तो देखो अब यहां पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसको आंसर करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पाइथन डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथन डेटा टाइप। तो पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन में डेटा टाइप का मतलब सबसे पहले तो जान लेते हैं डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डेटा का टाइप जो क्या बताए, डेटा का टाइप बताए। तो डेटा टाइप डिफाइंस, डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है, डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन प्रोग्राम, यूज्ड इन प्रोग्राम। यानी कि डेटा टाइप डिफाइन करता है कि प्रोग्राम में किस तरह का वेरिएबल यूज हुआ है। अब वेरिएबल क्या होता है, अगर हम वेरिएबल बताएं तो जैसे हमने लिखा 2x+3, अब यहां पर 2x+3 की बात करें तो 2x+3 क्या होता है, x हमारा वेरिएबल है, x का मान बदल सकते हैं लेकिन 2 और 3 का मान नहीं बदला जा सकता है। तो ये क्या हुआ, यहां पर कॉन्सेप्ट आया किसका, ये हमारा बता रहा होता है कि ये जो x है ये कैसा है, ये x हमारा एज ए वेरिएबल यहां पर ट्रीट हो रहा है, तो x वेरिएबल है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो ये वेरिएबल जबकि 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे ही पाइथन में भी कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं और उन वेरिएबल्स के लिए हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमारे पास डेटा टाइप की बात करें, अगर हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया है और x में हमने लिखा है 5, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है जिसको int से ही रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। हमने लिखा y = 3.5, तो ये फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है पाइथन के अंदर। अगर हमने लिखा z = 2 + 3j, तो ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहां पर सपोज करिए लिखें a = TRU, ध्यान रखिएगा जब भी ट्रू लिखा जाएगा पाइथन में तो t हमेशा कैपिटल होगा, ट्रू जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एक बूलियन मान को, बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। b की वैल्यू फॉल्स है यानी कि ये दोनों बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मान लीजिए एक str नाम का वेरिएबल लेते हैं और यहां पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग हूं, ऐसा लिख दिया हूं,
डबल कोट्स में बंद। जो भी चीज स्ट्रिंग किसको कहेंगे, जो भी चीज डबल कोट्स में होती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे ये देखो डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी अक्षरों के समूह को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी चीजें हमारी डबल कोट्स के अंदर हो, अक्षरों का समूह हो, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हमने डेटा टाइप को डिफाइन कर देना है। इसके बाद हमको आगे बढ़ना है और क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताना है। तो देखो ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक के साथ साथ कंपैरिजन ऑपरेटर है, या हम जिसको जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ पहले असाइनमेंट ऑपरेटर जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल के साथ हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है यहां पर ऐसे और भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो इतना लिख दोगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको बताया मैंने कि कैसे आपको वहां पर आंसर करना पड़ेगा, किस तरह से आप जो है अपने आंसर को सटीक और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसको हमने आंसर किया है। अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम जो है आगे की भी क्लासेस आपको इसी तरह से लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हम लोग और किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी इसी तरह से मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।